वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 143 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है ये, और इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 143 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो पहला प्रश्न है, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की सेल संरचनाओं में पाया जाता है? गोंडवाना, टर्सरी, क्रस्टेशियस, कार्बोनिफेरस। पेट्रोलियम पदार्थ की बात कर रहा है, अगर कोयले की बात कर देगा तो आंसर गोंडवाना हो जाएगा। लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ पर है सबसे अधिक? टर्शरी। ठीक है, टर्शरी युग की सेल संरचनाओं में। तो भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की जो उपस्थिति है वो टर्शरी युग की सेल संरचनाओं के अवनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। तो सी आंसर है इसका। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं? ठीक है, यानी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राकृतिक गैस, भूतापीय ऊर्जा, ताप विद्युत, ज्वारीय ऊर्जा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस बार यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था इस तरह का एक प्रश्न। क्यों नहीं पूछा गया था क्या? ठीक है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत। तो प्राकृतिक गैस ऊर्जा का जो है परंपरागत स्रोत है। ताप विद्युत भी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, लेकिन भूतापीय ऊर्जा गैर परंपरागत है, ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 सी। ठीक है, परंपरागत यानी ट्रेडिशनल जो एक दिन खत्म हो जाएंगे, और गैर परंपरागत यानी रिन्यूएबल, ठीक है, जिनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में क्या क्या है? लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ताप विद्युत। ठीक है, और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। ठीक है, ये हो गए परंपरागत यानी ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी वुड हो गया, डंक केक हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, थर्मल पावर हो गया। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी ऑफ बायोमास, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, यानी इन सबका रिन्यूएबल किया जा सकता है, नवीकरणीय है ये, और ये गैर नवीकरणीय है। किसी भी तरह से पूछा जा सकता है प्रश्न, परंपरागत लेके पूछ ले, ठीक है, नवीकरणीय लेके पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? इनमें से कौन सा है सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला? वो है एंथ्रेसाइट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कार्बन का परसेंटेज सर्वाधिक होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही होगा इसमें? कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है, और वाणिज्यिक प्रयोगों में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला एंथ्रेसाइट कोयला है। पहला करेक्ट है, कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि वाणिज्यिक प्रयोगों में सर्वाधिक लोकप्रिय जो कोयला है वो बिटुमिनस है, न कि एंथ्रेसाइट। देखिए, कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है, और गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है, और वाणिज्यिक प्रयोगों में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एंथ्रेसाइट लिखा था वहाँ। धातु शोधन में उच्च कोयले के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। 5वां प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का खनन किया जाता है? तमिलनाडु के नेवेली में, डी है इसका आंसर। देखिए, लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार जो है वो तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं, जिनका उपयोग जो है विद्युत उत्पादन में किया जाता है। नंबर 6 पर आ जाइए। ब्रंटलैंड कमीशन का संबंध किससे है? सूक्ष्म उद्योगों के विकास से, मानव तस्करी की समस्या, पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन, वस्तुओं और सेवाओं का निर्बाध व्यापार। ब्रंटलैंड कमीशन यह है पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 1983 में विश्व की पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन के लिए ब्रंटलैंड कमीशन का गठन किया गया, और इस आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें धारणीय विकास की परिभाषा के बड़े व्यापक रूप से उदाहरण दिए गए। तो सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महाल नोवेस मॉडल पर आधारित थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाल नोवेस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना,
और हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो यहाँ उत्तर है सी। देखिए, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस के योजना संबंधी दृष्टिकोण पर आधारित थी और इस कारण इस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल पर आधारित कहा जाता है। तो सी करेक्ट है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, याद रखिएगा। डोमर है, डोमार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखिए, भारत का पहला कोयला क्वालिटी मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह स्थापित किया जाएगा वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। बी है इसका आंसर। देखिए, IIT VHU वाराणसी में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स के सहयोग से भारत का पहला कोयला गुणवत्ता प्रबंधन और उपयोग अनुसंधान केंद्र यानी कोल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, BHU में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ के निर्माण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सुनामी, हिमस्खलन, ज्वालामुखी, नदी अपरदन। यह है ज्वालामुखी से, ठीक है, डी है इसका आंसर। जो मैग्मा होता है, मैग्मा वो बाहर फूटने की जगह अंदर ही जो है ठंडा हो जाए, जम जाए, तो उससे ही ये स्थितियां बनती हैं, आकृतियां बनती हैं। लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ। देखिए, जब ज्वालामुखी लावा जो है भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे लैकोलिथ, बैथोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक। ठीक है, इसमें डी करेक्ट है। और इसको भी, इसी को थोड़ा हार्ड करके UPSC सिविल सेवा पूछ लेगा। वैसे तो ऐसे ही पूछ सकता है 4 स्टेटमेंट बनाकर, लेकिन लैकोलिथ, बैथोलिथ, लेपोलिथ की कौन सी ऊपर वाली संरचना, कौन सी नीचे वाली संरचना, ऐसा करके पूछ लेता है। 10वां प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी? अनादिकाल से पूछा आता है, यह प्रश्न है। बी है इसका आंसर, अकबर। तो अकबर ने सार्वभौमिक शांति व भाईचारा बनाए रखने के लिए सुलह कुल की नीति अपनाई। SSC के एग्जाम्स में बहुत पूछा गया है प्रश्न, GS में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे गृहपति कहा जाता था? गृहपति कर अधिकारी नहीं था, महालेखाकार नहीं था, नगर का प्रधान नहीं था, धनी किसान को गृहपति कहा जाता था। गृहपति एक पाली भाषा का शब्द है जो धनी किसान के लिए प्रयोग होता था और ये लोग वैश्यों की श्रेणी में आते थे, तो ये करेक्ट है। भूगोल शब्द का प्रयोग सभी को पता होगा, ठीक है, इरेटोस्थनीज, ए है इसका आंसर। देखिए, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने, ठीक है, ग्रीक विद्वान थे ये। और यह एक ग्रीक भाषा के 2 मूल पृथ्वी यानी जियो एवं वर्णन यानी ग्राफोज से प्राप्त किया गया है और दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किन घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। कोयले के जमाव गोदावरी में है, सोन नदी में है, महान नदी में है, कावेरी में नहीं है। तो 1, 3, 4 वाला ऑप्शन ले लीजिए, सी है इसका आंसर। देखिए, गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए, विभिन्न कोयला उत्पादक क्षेत्र तथा उनसे संबंधित राज्यों के संदर्भ में नीचे सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिला दीजिए। सूची 1 में है सिंगरेनी, रानीगंज, मेकूम, तलचर। सूची 2 में है स्टेट, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सिंगरेनी मिलाएंगे हम आंध्र प्रदेश से, तलचर मिला देंगे उड़ीसा से, रानीगंज पश्चिम बंगाल हो गया, मेकूम हो गया असम। तो ए का हो गया 3, एक से एलिमिनेट हो रहा है क्या? हो रहा है। तो प्रमुख कोयला उत्पादक व राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश में है सिंगरेनी, उड़ीसा में तलचर, पश्चिम बंगाल में रानीगंज और असम में है मेकुम्बी, जंजीबी, नजीरा भी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, DK कर्वे कमेटी का संबंध किससे है? DK कर्वे कमेटी जो संबंधित है वो है लघु उद्योगों के विकास से। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 1955 में ग्राम एवं लघु उद्योग समिति का गठन किया गया, जिसे कर्वे समिति भी कहा जाता है। इस समिति ने इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? प्रथम बौद्ध काउंसिल कह लो या संगीति कह लो, तो किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। ये है इसका आंसर।
देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई और इस समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु था। कहाँ हुई ये भी याद रखिएगा, और डीप जाएगा, सप्तपर्णी गुफा को याद रखिएगा। इस समय शासक मगध का कौन, यानी किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की। अपने आप में एक क्वेश्चन है, और इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली उपस्थित थे। तो यहाँ से भी प्रश्न बना, यहाँ से भी बना, यहाँ से भी बना है, ठीक है, और यहाँ से भी बना है। क्वेश्चन नंबर 17, ये प्रश्न है ज्योग्राफी का। निम्नलिखित में से कौन चूना पत्थर के संबंध में सही है? देखिए, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, चूना पत्थर अधिकांशतः कायांतरित सेलों में पाया जाता है, यानी मेटामॉर्फिक सेल में। और चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है तीसरी वाली, ये अपने आप में ही प्रश्न है, इसमें तो स्टेटमेंट बनाकर डाला है मैंने, लेकिन अपने आप में ही बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि सीमेंट उद्योग में कच्चा माल कौन है? तो चूने का पत्थर। तो करेक्ट है स्टेटमेंट। बाकी चूना पत्थर अधिकांशतः कायांतरित नहीं बल्कि अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। बाकी पहला स्टेटमेंट सही है, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। तो सेकंड को एलिमिनेट करो तो जहाँ जहाँ दो है वो नहीं होगा, केवल एक और तीन होगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स में, ना कि मेटामॉर्फिक में। इनकरेक्ट है दूसरा। देखिए, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल है और लोह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। चूना पत्थर के उत्पादन में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जो है अग्रणी राज्य हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक और तीन करेक्ट हो गए, दूसरा हो गया इनकरेक्ट। यूपी के एग्जाम में बहुत पूछा गया है प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ पर है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवीपाटन। इसका आंसर है कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इलाहाबाद यानी वर्तमान का प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित है कौशम नामक स्थान, जो प्राचीन काल में कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। यह नगर जैन और बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। यहाँ अनेक विहार स्थित थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, 19 पर आ जाइए। छत्तीसगढ़ का जो कोरबा क्षेत्र है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ का कोरबा, छत्तीसगढ़ का कोरबा कोयला, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, छत्तीसगढ़ का के कोरबे से जो है कोयले का खनन किया जाता है। एक और स्टेटमेंट वाला प्रश्न, ज्योग्राफी का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला है, खनिज तेल सरंध्र चूना पत्थर या बलुआ पत्थर में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। गुजरात भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। तेल उत्पादक की बात हो रही है। देखिए, खनिज तेल चूना पत्थर या बलुआ पत्थर में पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। प्राकृतिक गैस जो है वो खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है, ये भी सही है। गुजरात नहीं बल्कि असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। तो थर्ड को कर दीजिए एलिमिनेट, केवल आंसर इसका हो जाएगा एक और दो, यानी सी। तो पहला कथन जो है सत्य है, खनिज तेल सरंध्र चूना पत्थर या बलुआ पत्थर में पाया जाता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असरंध्र परतें जो है तेल के ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती हैं, ठीक है, तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि असम जो है, असम वो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, किंतु भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन जो होता है वो मुंबई हाई से होता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा? असम। और भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन जो होता है वो कहाँ से होता है? मुंबई हाई। पुराना पूछा है इसलिए ये गलत है, असम होना चाहिए यहाँ। तो ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इन सभी का आप PDF भी प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर ही। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी PCS की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है 2024 के लिए, उसका भी लाभ उठाते रहिए हर दिन। एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वल्लभी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? बिहार में, मद्रास में, बंगाल में या गुजरात में? चलिए, धन्यवाद।